हेलो सभी वैद्यगणों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलासपुर रामपुर में कार्यरत हूँ। सभी वैद्यों से मेरा निवेदन है कि मैं जो आज आपको थोड़ा सा अपने आयुर्वेद संहिताओं के बारे में जो वायु का वास्तविक प्रकोप इस समय हो रहा है, उसकी संचय की जो अवस्था प्राप्त हुई वो वास्तव में कैसे होती है, उसमें मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहता हूँ। शायद आप लोग वैसे सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंडर कराना मेरा ज़रूरी है। दोस्तों, होता क्या है कि जब कहा है कि इतर दोषों की तरह वायु का प्रकोप यानी कि वायु की वृद्धि उस तरह से नहीं होती जिस तरह से वात और पित्त की वृद्धि हमें देखने को अपनी चिकित्सा पद्धति के अंदर या अपने मरीजों में मिलती है। वायु कभी भी अपनी मात्रा से अधिक नहीं होती, वायु कभी भी अपने आयतन से अधिक नहीं होती, वायु कभी भी अपनी मात्रा को अधिक प्राप्त नहीं होती। लेकिन वायु कैसे प्रकोपित हो जाती है, कैसे उसकी वृद्धि को आचार्यों ने समझाने की कोशिश की है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपके बीच में करना चाहता हूँ। तब कहा है कि जो आहार विहार वायु के सदृश गुणों को जिस शरीर में जिस अंग विशेष में जाकर उसी के अनुरूप उसके गुणों की वृद्धि करते हैं, वायु पूरे शरीर में भ्रमण करती हुई जब उस अंग विशेष से गुजरती है तो उस स्थिति में वो वहाँ पाती है कि मेरे गुणों में से कोई गुणों की यहाँ पर वृद्धि हुई है। वहाँ पर वायु कुछ देर ठहरती है और ठहरने के बाद कुछ समय तक वहाँ रुकने के बाद वायु वहाँ धीरे धीरे करके संचय होना शुरू हो जाती है। उधर आहार विहार पर हम ना ध्यान देते हुए वायु को वही आहार विहार देने की चेष्टा करते रहते हैं कि वायु के वो साधर्मी उन गुणों को बढ़ाती रहती है और वायु के एक सुलभ अवसर मिल जाता है कि वो वायु वहाँ पर अपनी वृद्धि को प्राप्त होती है। मतलब वो खुद वृद्ध नहीं हो रही है, बल्कि हमने ऐसे आहार विहार खाए जो कि वो वायु के गुणों से समानता रखते हैं। तो वायु वहाँ कुछ देर रुकी, अब रुकने के बाद फिर जो है उसने अपने गुणों में समानता पाई, तब वायु जो है वो अपनी संचय की अवस्था में आई। जब वो अपने संचय की अवस्था में आने के बाद अनुकूल परिस्थितियाँ जब प्राप्त होती हैं, तब वो वृद्धि को प्राप्त होकर रोगों की उत्पत्ति करती है। यहाँ पर मैं आपको एक स्पष्ट और कह दूँ कि वायु का जब तक रूक्ष गुण, यानी कि वायु के श्लोक में सबसे पहले रूक्षी गुण है, तो जब तक वायु का रूक्ष गुण या उससे संबंधित रूक्ष आहार विहार से वायु के समरूप रूक्ष गुण का शरीर में प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक वायु अपने किसी भी गुण में वृद्धि नहीं कर सकती। वायु योगवाही है, जो वो जिस भी पदार्थ से गुजरेगी उसके चाहे वो सुगंध हो, उस सुगंध को भी साथ लेकर चलेगी। तो हम ये भ्रमता अपने दिमाग से निकाल दें कि किसी भी स्थिति में वायु तब तक प्रकोपित नहीं होती जब तक उसके समरूप उसके गुणों की वृद्धि आहार विहारों के द्वारा नहीं होती। इसलिए हमको ये बचना चाहिए कि वायु के गुण को बढ़ाने के लिए, वायु के गुणों में वृद्धि करने के लिए हमें उन आहार विहारों से बचने के लिए अपने को बचाएं, ताकि आचार्यों ने साफ संदेश किया है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर सत्तू आदि का प्रयोग, मधुर रसों का प्रयोग, दिन में आवश्यकता पड़ने पर शयन करें, लेकिन वो ग्रीष्म ऋतु में है। ऐसा नहीं है कि दिन में हमेशा सोने के लिए आचार्यों ने कहा है। यहाँ पर जलपान की व्यवस्था कहा है कि शीतल जल का प्रयोग शीतल छाया में रहें, ताकि वायु के समरूप गुणों को आहार विहार से उन गुणों में वृद्धि नहीं हो पाए, जिससे वायु कुछ देर तक वहाँ ठहरे और ठहरने के बाद अपने संचय पूर्वक अवस्था में हो जाए। नमस्कार। इसी के साथ मैं अगला वीडियो आपके सामने पित्त के रूप में या वायु के जो रूक्ष लघु गुण हैं, जैसा आप चाहेंगे हर एक गुण का अलग अलग वर्णन वीडियो के माध्यम के द्वारा से करता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर देखें और शेयर करें। मेरा नाम डॉक्टर हरिओम है। मेरा नंबर, अगर किसी को कोई भी किसी तरह की क्यूरी करनी है या किसी तरह की सलाह लेनी है, तो मेरा नंबर है 992772
5378 फिर दोबारा से सुन लीजिए, डॉक्टर हरिओम 9927753780। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। जय चरक, जय भागवत, जय धन्वंतरी, जय मेरे इष्ट देव।